हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। ये कहानी है राकेश और सुहास नाम के दो दोस्तों की। वो दोनों 10वीं क्लास में पढ़ते थे। दोनों एकदम पक्के दोस्त थे। राकेश का स्वभाव थोड़ा डरपोक किस्म का था और सुहास का स्वभाव उससे बिल्कुल ही विपरीत था। उसका दिमाग शैतानी प्रवृत्ति वाला था। कभी किसी के बेंच पर च्युइंगम चिपकाना, कभी किसी के साइकिल की हवा निकालना, तो कभी अपने से कमजोर बच्चों को सताने में उसे काफी मजा आता था। इस बात को लेकर सुहास को उसके माँ बाप से कई बार डांट भी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उनकी क्लास में सूरज नाम का एक लड़का था जिसे सुहास बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सुहास उसे हमेशा परेशान करता, उसकी सबके सामने खिल्ली उड़ाता। सूरज सुहास की इन हरकतों से तंग आ चुका था। वो काफी परेशान रहने लगा, जिस वजह से उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। लेकिन सुहास को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस दूसरों को सताने में ही आसुरी आनंद मिलता था। उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर सूरज ने उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दी। प्रिंसिपल ने सुहास को अपने ऑफिस में बुलाकर डांट लगाई और उसे चेतावनी दी कि इसके बाद अगर उसने किसी को परेशान किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सूरज ने उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से की। इस बात से सुहास को बहुत गुस्सा आया। सुहास ने तय किया कि सूरज को अच्छा खासा सबक सिखाना पड़ेगा। सूरज जब एक दिन स्कूल आ रहा था, तब रास्ते में उसे सुहास और राकेश ने रोक लिया और कंप्लेंट वाली बात को लेकर दोनों उससे झगड़ने लगे। सुहास दादागिरी दिखाते हुए कहता है, क्यों बे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंप्लेंट करने की? देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उन दोनों के सामने सूरज अकेला था और उसका डरना लाजमी था। उसे पता था कि वो अकेले उन दोनों का सामना नहीं कर सकता और वो ये भी जानता था कि सुहास अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। इससे अक्लमंदी से निपटना होगा। सूरज हिम्मत जुटाते हुए कहता है, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो ना, कमजोरों को हमेशा परेशान करते हो, लेकिन एक बात जान लो, जो दूसरों को डरा कर रखता है वो खुद बहुत बड़ा डरपोक होता है। उसकी ये बात सुनकर सुहास को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। सुहास कहता है, क्या कहा तूने? मैं डरपोक हूँ? अबे मैं किसी से नहीं डरता। तभी सूरज के दिमाग में उसे सबक सिखाने का एक अच्छा प्लान आता है। वो गरम लोहे पर हथौड़ा मारते हुए कहता है, तू बहुत बहादुर है ना, किसी से नहीं डरता? तो मैं तुझसे एक शर्त लगाता हूँ। अगर मैं शर्त हार गया तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुझे सबके सामने ये मानना पड़ेगा कि तू एक नंबर का डरपोक है। सुहास गुस्से से कहता है, कैसी शर्त? सूरज शर्त रखते हुए कहता है, देख, गांव के बाहर जो पुराना कब्रिस्तान है, वहां पर एक पेड़ है जो पूरे गांव में सिर्फ वहीं पर पाया जाता है और जिस पर लाल और पीले रंग के फूल खिलते हैं। तुझे रात में वहां जाकर वो फूल तोड़कर लाने होंगे। अगर तू वो फूल तोड़कर ले आया तो मैं मान लूंगा कि तू मर्द का बच्चा है। उसकी ये चुनौती भरी बातें सुनकर सुहास बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है। राकेश को ये बात खटकती है। वो सुहास को समझाता है, लेकिन घमंड में चूर सुहास को बस अपने आप को साबित करना था, इसलिए वो राकेश की एक बात नहीं सुनता और सूरज को घूरते हुए कहता है, कल सुबह देख लेना, वो फूल मैं तेरे मुंह पर मारूंगा, तू बस 100 रुपए तैयार रखना। इतना बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब रात हो चुकी थी, करीब 11 बज रहे होंगे। घर के सभी लोग सो रहे थे। इस बात की पुष्टि करते हुए राकेश अपने घर के बाहर आया। बाहर कुछ दूरी पर सुहास उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों बिना किसी को बताए उस कब्रिस्तान में जाने वाले थे। राकेश सुहास के पास आया और दोनों भी कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। चलते चलते राकेश सुहास से कहता है, यार सुन,
अभी इतनी रात को वहां जाना जरूरी है क्या? सुबह चलते हैं ना, किसी को क्या पता चलेगा? सुहास कहता है, बात किसी को पता चलने की नहीं है। मैं उस सूरज के बच्चे को यह साबित करना चाहता हूँ कि मैं किसी से नहीं डरता। ये चुनौती पूरी करके 100 रुपए अपनी जेब में होंगे और उसके बाद सबके सामने उस सूरज को नीचा ना दिखाया तो मेरा नाम भी सुहास नहीं। थोड़ी देर बाद वो गांव के बाहर बने उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक इंसान तो छोड़िए, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। कब्रिस्तान के बाहर बस एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिसकी मंद रोशनी वहां फैली हुई थी। कब्रिस्तान का गेट लोहे की जंजीरों से बंद करके रखा था। राकेश डरते हुए कहता है, देख यार सुहास, अभी भी वक्त है, निकल चलते हैं यहाँ से। यूं इस तरह अंदर जाना ठीक नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। सुहास मुंह बनाते हुए कहता है, देख मैं तो अंदर जा रहा हूँ, तुझे अगर नहीं आना तो तू अकेला रुक जा यहाँ पर। अकेला रहने के ख्याल से ही राकेश डर गया था। ना चाहते हुए भी राकेश को उसके साथ जाना पड़ता है। दोनों उस बड़े से लोहे के गेट पर चढ़कर अंदर पहुंच जाते हैं। बाहर की तुलना में अंदर की तरफ और भी ज्यादा शांति फैली हुई थी। वहां पर इतनी शांति थी कि उन्हें अपनी दिल की बढ़ी हुई धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वहां पर लगे पेड़ पौधों का एक भी पत्ता जरा भी नहीं हिल रहा था। ये बात राकेश को बड़ी अजीब लगी। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। सुहास ने अपने साथ लाया हुआ टॉर्च जलाया और उसकी रोशनी में दोनों आगे बढ़ने लगे। वहां पर हर तरफ कब्रें बनी हुई थी और पास ही के खाली जगह पर एक कब्र खुदी हुई थी। वो दोनों आगे बढ़ते हुए टॉर्च की रोशनी में उस फूल वाले पेड़ को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी दूर कहीं से उन्हें कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर राकेश सकपका जाता है। डर के मारे उसने सुहास के हाथ को जोर से पकड़ लिया। सुहास झुंझला कर कहता है, कितना डरपोक है बे तू। तभी आसमान से बादल हट जाते हैं और चांद की रोशनी वहां हर तरफ फैल जाती है। राकेश का ध्यान ऊपर आसमान की ओर जाता है। राकेश डरते हुए पूछता है, सुहास, आज पूर्णिमा है क्या? सुहास बेफिक्री से कहता है, मुझे क्या पता पूर्णिमा है या क्या है। राकेश घबराते हुए कहता है, देख देख, आसमान में पूरा चांद नजर आ रहा है। ये ठीक नहीं है। सुहास चिढ़ते हुए पूछता है, अब पूरे चांद से तुझे क्या दिक्कत है? तब राकेश उसे बताता है, देख मेरी दादी कहती है कि पूर्णिमा और अमावस्या की रात काली शक्तियां अपने चरम पर होती है और ऐसी रातों में अतृप्त प्रेत आत्माएं भटकती रहती है। और फिर हम तो कब्रिस्तान में हैं, जहां पर ना जाने कितनी ही ऐसी अतृप्त आत्माएं होगी। इसीलिए मेरे भाई मेरी बात मान और चल यहाँ से, भाड़ में जाने दे इस शर्त को। सुहास उसे डांटते हुए कहता है, देख तेरे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो अकेले घर लौट जा या फिर चुपचाप उस फूल को ढूंढने में मेरी मदद कर। अकेले घर जाने की सोच से ही राकेश डर गया और उसने दूसरा विकल्प चुना। पिछले करीब 20 मिनट से वो दोनों उस फूल को ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें वो फूल नहीं मिला था। उस फूल को ढूंढते ढूंढते दोनों अब कब्रिस्तान के पिछले वाले हिस्से में चले गए। तभी सुहास को कुछ नजर आता है। उसने टॉर्च की रोशनी में उस ओर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सामने वही पेड़ था जिस पर वो लाल और पीले रंग के फूल खिले हुए थे। राकेश और सुहास दोनों उस पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। तभी राकेश को एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, उस फूल को मत तोड़ना, वरना। आवाज सुनकर राकेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो डरते हुए सुहास से कहता है, सुहास, सुहास, तूने वो आवाज सुनी? सुहास पूछता है, कौन सी आवाज?
मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, राकेश कांपते हुए कहता है। अभी किसी ने कहा कि उस फूल को मत तोड़ना, सुहास उस पर हंसते हुए कहता है। शायद तेरे कान बज रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों के अलावा तो और कोई भी नहीं है। इतना बोलकर सुहास उस पेड़ की तरफ बढ़ता है। उसने अपनी टॉर्च राकेश के हाथ में दी और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। राकेश को वहां पर अजीब सा महसूस हो रहा था, उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी वहां पर ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे राकेश को अपने शरीर में कपकपी सी महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगा कि एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास आकर कुछ कहना चाहता है। चले जाओ यहाँ से, वरना। अब राकेश पूरी तरह से हिल चुका था। डर के मारे वो थर-थर कांपने लगा। इस तरफ सुहास पेड़ पर चढ़कर वो फूल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने एक फूल तोड़ लिया। तभी उसके मन में ख्याल आया कि एक फूल से क्या होगा, 3-4 और फूल तोड़ लेने चाहिए। ये सोचकर जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही उसे उसके पैर पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके पैर को मजबूती से पकड़ लिया है। सुहास ने नीचे देखा, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। राकेश उससे 3-4 कदम दूर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसे किसी ने जोर से नीचे खींच लिया। सुहास धड़ाम से नीचे गिर गया, जिससे वो फूल उसके हाथ से छूट गया। जोर से नीचे गिरने से उसे चोट लगी, जिससे वो तड़प उठा। सुहास कुछ समझ पाता, इतने में किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैर को पकड़ते हुए उसे घसीटना शुरू कर दिया। सुहास का एक पैर हवा में था और कोई उसे घसीटते हुए कहीं ले जा रहा था। ये देखकर राकेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सुहास भी सदमे में था। वो राकेश को बचाने की गुहार लगा रहा था। राकेश हिम्मत जुटाकर दौड़ते हुए उसके पास जा पहुंचा और उसने सुहास को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। सुहास ने भी हाथ पांव मारते हुए उस अदृश्य शक्ति से जैसे तैसे अपना पैर छुड़ा लिया। राकेश उसे अपना सहारा देते हुए उठा लेता है, जिसके बाद वो दोनों भागने लगे और भागते हुए वहां पे बनी ऊंची दीवार को फांदते हुए उन्होंने बाहर की ओर छलांग लगाई। क्योंकि जब इंसान को जान का खतरा महसूस होता है, तब डर उनसे मुश्किल काम करवाता है। ऊंची दीवार से कूदने पर उन्हें चोटें आई, उनके घुटने छिल गए, लेकिन उन्हें अनदेखा करते हुए वो दोनों वहां से भाग निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने अपने घर भाग गए। अगले दिन सुहास ने बिस्तर पकड़ लिया। वो अभी भी सदमे में था। उसे काफी तेज बुखार आया था। घर के लोग हैरान थे और जब उन्हें राकेश से सच का पता चला, तब दोनों को काफी खरी खोटी सुननी पड़ी। एक हफ्ते में सुहास की तबीयत ठीक हो गई। सुहास को अच्छा सबक मिल चुका था। उसकी सारी दादागिरी निकल चुकी थी। फिर उसके बाद उसने किसी को तंग नहीं किया।